योग्य नहीं है, मंत्री पद पर भी और मुक्ति पद के अध्यक्ष के पद पर भी। मंत्री पद से मायावती जी ने इनको बर्खास्त कर दिया। ये बर्खास्त हुए, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये लोगों से कहता है कि मैंने त्यागपत्र दे दिया, इसने इस्तीफा नहीं दिया। दुनिया जानती है कि इसे बर्खास्त किया गया। उसी समय नैतिकता यह कहती थी कि जब माननीय लोकायुक्त ने कहा कि नहीं, मुक्ति पद के अध्यक्ष पद पर भी आप काम करने योग्य नहीं हो, तो उसी समय मुक्ति पद के अध्यक्ष पद से भी आपने मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी। इस समय हम आपको एक ऐसी शख्सियत से परिचय कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चिल्लूपार विधानसभा में राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले प्रेम शंकर मिश्रा एडवोकेट जी हमारे साथ हैं। प्रेम शंकर मिश्रा 2003-2007 में भाजपा के टिकट पे चिल्लूपार विधानसभा से चुनाव भी लड़ सकते हैं। उनको माना जाता है कि वो राजनीति के बहुत बड़े चाणक्य हैं, राजनीति के विश्लेषक हैं। और हम जानेंगे कि चिल्लूपार विधानसभा जो है हाई प्रोफाइल, पूर्वांचल का सबसे हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। विधानसभा के चुनाव को प्रेम शंकर मिश्रा जी कैसे देखते हैं? मिश्रा जी, आपका स्वागत है यूपी न्यूज लाइव 24 पे। धन्यवाद। मिश्रा जी, चुनाव कैसे आ चुका है, विधानसभा चुनाव लगातार चल रहा है, आप इस चुनाव को किस नजरिए से देखते? देखिए, चुनाव देश की राजनीति के से होते हुए देश की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला है। सन 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव अभियान शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश की जो जातिवाद की राजनीति थी वो पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर आ गई। ऐसा लगा कि अब जातिवाद की राजनीति पुनः नहीं पनपेगी। 2017-2019 में वो परिवेश रहा उत्तर प्रदेश में, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि सरकार की कुछ कार्य पद्धति ऐसी रही कि पुनः जो जातिवाद का स्वरूप है वह 2014 के पहले से जो पहले था उससे भी कहीं अधिक विभत्स है। मैं विभत्स शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग राजनीति में जातिवादी मानसिकता के नहीं हैं। चाहते हैं कि राजनीति का शुद्धिकरण हो और राजनीति की जो वास्तव में दिशा हो वो समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए हो। चिल्लूपार में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं और व्यक्तिगत रूप से जैसे भारत सरकार की 5.5 एकड़ जमीन को कब्जा कर लेना, स्मशान की आड़ में अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाना और व्यवसायिक गतिविधियां चलाना, पूरी तरीके से व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के रूप में मुक्ति पथ को परिवर्तित कर देना। 2004 में मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से एक बच्चा चोरी हुआ था, उस बच्चा चोरी का आरोप है उस व्यक्ति के खिलाफ और 2004 से लेकर के अब तक वह आदमी लगातार डीएनए टेस्ट से भाग रहा है। इस तरह के जो आरोप हैं, इन आरोपों के चलते हम व्यक्तिगत रूप से उनके साथ नहीं हैं और गोरखपुर जनपद की 2 विधानसभा सीटों पर मेरा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हारे। एक तो चिल्लूपार और दूसरा गोरखपुर ठाणे। आप कल्पना करिए कि जिस संजय निषाद ने भगवान राम की माता कौशल्या के सतीत्व पर सवाल खड़ा कर दिया, जिसने कहा कि नहीं, राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, श्रृंगी निषाद के पुत्र थे, इतनी बड़ी गाली राम को हुआ, बहुत उद्वेलित हुआ और गोरखपुर ग्रामीण की सीट उसके लड़के को दे दी गई। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह उसे दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं गोरखपुर में इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से भी चाहता हूं और सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के लोगों का आह्वान भी कर रहा हूं कि एक संदेश देने की जरूरत है। मिश्रा जी, बताते चले कि अभी लगातार राजेश त्रिपाठी से भी मैं मुखातिब हुआ, उन्होंने बताया कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो आरोप हाईकोर्ट ने हमको क्लीन चिट दे दी, माननीय न्यायालय ने हमको क्लीन चिट दी रखी है, ये राजनीतिक विध्वंसा के तरह हमको फंसाया जाता है, ये आरोप मेरे ऊपर बेबुनियाद है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। डीएनए टेस्ट से बचने के लिए उनकी पत्नी ने सन 2010 में हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका संख्या 21,668/2010 श्रीमती सुमन त्रिपाठी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसमें उन्हें एक आदेश जरूर मिला था, अंतरिम आदेश हाईकोर्ट से मिला था। वह आदेश 9 जनवरी सन 2019 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुनः 3 साल के आसपास होने जा रहे हैं और जनवरी 2019, 2020, 2021, 2022 3 साल हो गए हाईकोर्ट से आदेश खारिज हुए, इंटरिम आदेश। हालांकि वो भी स्टे नहीं था। उसमें सिर्फ हाईकोर्ट ने यह कहा था कि प्रशासन
इनसे डीएनए टेस्ट के लिए जबरदस्ती ना करें। स्वेच्छया इनको डीएनए टेस्ट कराने का डायरेक्शन था हाईकोर्ट का, और इन्हें चाहिए था कि वास्तव में अगर ये निर्दोष है तो स्वेच्छा डीएनए टेस्ट करा लेते। वह आदेश भी 9 जनवरी 2019 को खारिज हो गया। 3 साल का समय बीत गया। 3 साल में इन्होंने पूरी तरह कोशिश किया कोर्ट ने। इस समय एमपीएमएलए कोर्ट जो है गोरखपुर में, माननीय नम्रता अग्रवाल जी उसमें जज हैं। महीने में 2 तारीखें पड़ती हैं। लगातार पुलिस को नोटिस जा रही है, लेकिन सत्ता का नाजायज लाभ लेते हुए, प्रभाव का लाभ लेते हुए यह स्वयं को बचा रहे हैं। राजनीति बताया जाता है, राजनीति कई तरीके की मापदंड होती है, उसको राजनीति के अंदर मर्यादा सीमा भी होती है। लेकिन राजेश त्रिपाठी बता रहे हैं कि मुक्तिपथ जो है मेरा, उससे मेरी पहचान है। मुक्तिपथ वाले बाबा या देहदानी बाबा, वो कह रहे हैं मुक्तिपथ को मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया, योगी जी को मैंने हैंडओवर कर दिया है, उसकी जांच करा ली जाए। ये विरोधियों का खुला चैलेंज होता है हमारे सामने। ये हर बार हर चुनाव में मेरे ऊपर बच्चा चोरी का आरोप, कहीं न कहीं जमीन कब्जाने का आरोप, ये झूठे मेरे आरोप बेबुनियाद लगाते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि योगी जी की जेसीबी खड़ी है, स्टीयरिंग राजेश त्रिपाठी के पास है। इस पे क्या कहना है? यह दुर्भाग्य है और इतना बड़ा झूठा मैंने आज तक के जीवन में 40-42 सालों का राजनीतिक अनुभव है। उम्र हो गई 60-61 वर्ष। इतना बड़ा झूठा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। इसने कोई पत्र ऐसा नहीं शासन को दिया है कि मुक्तिपथ को जो है सरकार ले ले। कोई पत्र नहीं दिया। एक पत्र इसने 2014 में लिखा था। 2014 में उस पत्र में इसने जो आग्रह किया था, 2 आग्रह थे इसके। उसका एक कहना था कि यह मुक्तिपथ हमको मुक्तिपथ सेवा संस्थान को ही दे दिया जाए, या अगर ऐसा संभव न हो तो इसे नगर पंचायत बड़हलगंज को दे दिया जाए। दिक्कत क्या है, अगर यह मुक्तिपथ से हटना चाहते तो ये सन 2010 में जब माननीय लोकायुक्त ने कहा कि इन्हें दोनों पद से बर्खास्त, ये दोनों पद पर ये काम करने योग्य नहीं है, मंत्री पद पर भी और मुक्ति पद के अध्यक्ष के पद पर भी। मंत्री पद से मायावती जी ने इनको बर्खास्त कर दिया। ये बर्खास्त हुए, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये लोगों से कहता है कि मैंने त्यागपत्र दे दिया, इसने इस्तीफा नहीं दिया। दुनिया जानती है कि इसे बर्खास्त किया गया। उसी समय नैतिकता यह कहती थी कि जब माननीय लोकायुक्त ने कहा कि नहीं, मुक्ति पथ के अध्यक्ष पद पर भी आप काम करने योग्य नहीं हो, तो उसी समय मुक्ति पथ के अध्यक्ष पद से भी आपने इस्तीफा दिया। मेरा एक सवाल और है कि मुक्ति पथ का जब निर्माण हुआ तो राजेश त्रिपाठी, प्रेम शंकर मिश्रा, एडवोकेट, ये लोग कंधे से कंधा मिला के जनता के पैसे से मुक्ति पथ को बनाया गया। क्या ऐसा चीज आप लोगों के अंदर हुआ कि खटकना स्टार्ट हो गया? नहीं, बहुत स्पष्ट है। आज आप मुक्ति पथ का निरीक्षण कर लीजिए, स्वयं कर लीजिए। ईश्वर ने आपको आंखें दी हैं, ईश्वर ने आपको विवेक दिया है। आप देखें मुक्ति पथ का जो निर्माण हुआ, जब हम नानाजी देशमुख को शिलान्यास के लिए ले आए तो नानाजी देशमुख को क्या कह करके ले आए? यह कह करके ले आए ना कि श्मशान का व्यवस्थीकरण करना, को व्यवस्थित करना है, श्मशान को ठीक करना है, श्मशान की दुर्दशा और दुर्गति को खत्म करना है, यह कह करके ले आए। आदरणीय नानाजी जब आए थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि श्मशान भारत सरकार की जमीन में नहीं बनेगा तो प्रेम शंकर मिश्रा के खेत में बनेगा क्या? यह नानाजी देशमुख का भाषण था महोदय। और आज वह श्मशान रह गया है। आज वह श्मशान रह गया है। वहां 50 दुकानें हैं, प्रत्येक दुकान का किराया 2000 रुपये महीने आता है। 30 लाशों का औसत प्रतिदिन का है। वहां हर 100 से सौदा रजिस्ट्रेशन के नाम पर 250 रुपये लिए जाता है। हाई क्लासेस 3 रेस्टोरेंट हैं जिनका किराया 10,000 रुपये महीने लिया जाता है। लकड़ी की दुकान से 35,000 रुपये महीने किराया लिया जाता है। इस तरीके से लगभग 4 लाख रुपए के आसपास प्रत्येक महीने मुक्ति पथ की आय है, जो राजेश त्रिपाठी की व्यक्तिगत आय में बदल जाती है। कौन सी नैतिकता है? कहां श्मशान की बात हो रही है? हम लोग, मैंने व्यक्तिगत रूप से मुक्ति पथ की सोच, मुक्ति पथ का स्टार्टअप, ये सब मैंने किया था व्यक्तिगत रूप से। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, क्षेत्र इस बात को जानता है कि वो शुरुआत मेरी है और उसको इस यहां तक पहुंचाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। तो राजेश को अध्यक्ष मैंने इसलिए बनाया कि वे एक सामान्य पत्रकार थे। मैं उस समय पंडित हरिशंकर तिवारी के विरोध की राजनीति करता था। पंडित हरिशंकर तिवारी राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। मुझे लगा अगर मैं अपनी अध्यक्षता में यह कार्य करता हूं तो शायद मैं इसे पूर्ण न कर पाऊं। सामान्य तरीके से गैर राजनीतिक व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बना करके मुक्ति पथ का निर्माण कराया गया, लेकिन उसे अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का साधन बना लिया।
कहीं न कहीं आप लोग एक शमशान घाट जिस पे सौदाह किया जाता है, आप राजनीति के बहुत पुराने चाणक्य माने जाते हैं। पूरे चिल्लू पार विधानसभा में आपका नाम डोल रहा है, प्रेम शंकर मिश्रा एडवोकेट। तो आप नहीं मानते हैं कि ये घृणित मानसिकता की सोच है इस पे राजनीति करना? निश्चित रूप से स्मशान को राजनीति का केंद्र बना दिया जाए, वो चाहे मेरे द्वारा हो चाहे उनके द्वारा हो, यह बहुत ही घृणित है, बहुत ही गलत है। लेकिन जब क्रिया होगी ना त्रिपाठी जी, तो प्रतिक्रिया भी होगी। चूंकि उसे राजेश त्रिपाठी ने राजनीति का केंद्र बना दिया, राजनीति का अखाड़ा बना दिया, तो हम सबकी बाध्यता थी कि हम सब उस विषय पर चर्चा करें। और उसे अगर उन्हें व्यक्तिगत रूप से व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित नहीं किया होता, अपनी आमदनी अपनी आय का स्रोत नहीं बना लिया होता उन्होंने, तो कतई हम सब इस पर चर्चा नहीं करते। भाजपा के आप बहुत बड़े लीडर भी रहे, दो बार आप चुनाव भी लड़ चुके हैं। कमल के फूल को जिस समय लोग पूछते नहीं थे, उस समय आप कमल के फूल को लेके लोगों को जेहन में भरने का काम करते थे। आप हुए, उपेंद्र शुक्ला हुए, ये लोग नामचीन हस्ती हुआ करते थे गोरखपुर के भाजपा के नेताओं में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चिल्लू पार की राजनीति किस दिशा में जा रही है? चिल्लू पार की राजनीति बहुत स्पष्ट है। प्रत्याशी 3 हैं हमारे सामने प्रमुख रूप से। समाजवादी पार्टी से विनय शंकर तिवारी जी हैं, बसपा से माननीय पहलवान सिंह जी का नाम आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी से राजेश त्रिपाठी जी का नाम आ रहा है। मेरा राजनीतिक अनुभव यह कहता है कि राजेश त्रिपाठी वह लड़ाई लड़ रहे हैं जो पंडित हरिशंकर तिवारी जी के जमाने में श्यामलाल जब बसपा के प्रत्याशी होते थे और भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तीसरे नंबर पर आती थी। चिल्लू पार में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर के लिए लड़ रही है। नहीं, कहीं ना कहीं आप मानते हैं संगठन में कमी रही, क्योंकि चिल्लू पार से माया शंकर शुक्ला भी प्रत्याशी के दौड़ में थे, अस्मिता चंद भी थी, संजय मिश्रा भी थे, कई लोग दामन थामे थे कि हम कमल का फूल पा जाएंगे। कहीं ना कहीं मानते हैं संगठन से भूल हुई है कि नहीं? बिल्कुल हुई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बहुत स्पष्ट कहता हूं कि नेतृत्व ने पुनः गलती की है। नेतृत्व से मैंने 2017 के पहले भी कहा था, और इस बार भी कई बड़े नेताओं से मिलकर के मैंने कहा था। माननीय योगी आदित्यनाथ को के ट्विटर अकाउंट पर जाकर के मैंने आग्रह किया था कि राजेश त्रिपाठी के अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के किसी सामान्य कार्यकर्ता को आप अगर टिकट देते हैं तो वो चुनाव जीत जाएगा, लेकिन अगर आप राजेश त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाते हैं तो मैं उन्हें हराने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, 90 के दशक से लोग मानते हैं, 90 के दशक से लोग मानते हैं, यहाँ के सूत्र जो बता रहे हैं, न कमल का फूल खिल पाया यहाँ, न साइकिल यहाँ से दौड़ के लखनऊ जा पाई। क्या कमी रही दोनों में? और इस बार दोनों फाइट में हैं, दोनों चुनाव के मैदान में फाइट में हैं। चिल्लू पार का एक समीकरण है। चिल्लू पार की जो राजनीति है सन 1985 से, अब 1990 की बात कर रहे हैं, मैं 1985 की बात कर रहा हूँ। 1985 से चिल्लू पार की राजनीति पंडित हरिशंकर तिवारी और पंडित हरिशंकर तिवारी के विरोधी खेमे 2 भागों में बटी हुई है। यहाँ दल का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है। इस नाते आपने देखा होगा कि लगातार 22 वर्षों तक पंडित हरिशंकर तिवारी चुनाव जीतते रहे, और उनका विरोधी खेमा जो है वो श्यामलाल यादव जी के साथ जाता रहा, वो दूसरे नंबर पर आते रहे। 2007 में हुआ ये कि राजेश त्रिपाठी बसपा से प्रत्याशी होकर के आ गए, और पंडित हरिशंकर तिवारी का जो विरोधी खेमा था वो उनके साथ अटैच हो गए। बसपा का एक वोट बैंक था, पंडित हरिशंकर तिवारी किसी दल से प्रत्याशी नहीं थे, निर्दल चुनाव लड़े। एक राजनीतिक दुर्घटना बस, चूंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था और क्रम वही हुआ, मैं भी तीसरे नंबर पर आया। राजेश त्रिपाठी चुनाव जीत गए, पंडित हरिशंकर तिवारी दूसरे नंबर पर आए, और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही। जब इस तरह के समीकरण चिल्लू पार में बने हैं, तब बसपा दूसरे नंबर पर रही है, और वह समीकरण पुनः है। क्योंकि पंडित हरिशंकर तिवारी के जो लोग हैं, जो समर्थक लोग हैं, वो पूरी तरह आज भी उनके साथ हैं, और मैं देख पा रहा हूं, मेरी दृष्टि जहां तक जा रही है, मैं देख पा रहा हूं कि ये चुनाव विनय शंकर तिवारी भारी बहुमत से जीतने। ये थे प्रेम शंकर मिश्रा एडवोकेट, जो चिल्लू पार विधानसभा के राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य माने जाते हैं। साफ शब्दों में कहना है कि कहीं न कहीं हमारे संगठन से भूल हुई है, हमारे पार्टी से भूल हुई है। लगातार इस भूल की खामियाजा 90 के दशक से हम लोग भुगत रहे हैं, वही भुगतना फिर स्टार्ट हुआ। कैमरा पर्सन अभिनय यादव के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट, गोरखपुर।